चलिए हम जल्दी से पहले कंटेंट देखते हैं आज की डिस्कशन का। तो बेटा देखिए, आज की डिस्कशन में हम लोगों ने जो डिस्कस करना वो है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन को वेरियस पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, डिवीजन ऑफ पार्ट्स विल हेल्प अस टू रिमेंबर द फॉर्मूलास। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा, बेटा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज बाय मास, और या फिर मोल फ्रैक्शन, या फिर मोलैरिटी, मोलालिटी, पीपीएम, पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये सारी जो होती है कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, और इन कंसंट्रेशन टर्म्स पे आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। फॉलोड बाय नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा, उसका नाम है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेनरीज लॉ। अच्छा, फॉलोड बाय देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, और देखो राउल्ट्स लॉ के ऊपर भी लेटेस्ट आजकल काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, बड़ा हॉट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउल्ट्स लॉ। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए बहुत रेयर क्वेश्चन कोई इसमें से बनता है। ठीक है, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी हम विल टेक एन आइडिया। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो चैप्टर है इसको हमने क्लासिफाई किया इनटू दिस वेरियस पार्ट्स। तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। लेट अस टॉक अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। बेटा देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। पहली बात तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। बेटा कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितना जो सोल्यूट है एक सॉल्यूशन के अंदर, हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट पर यूनिट सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट सॉल्वेंट। ऑलराइट, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये बहुत सारे तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जिसमें पहला जो तरीका आता है बेटा, अच्छा एक और बात बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग, लेट मी टेल यू कि एक जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी जो सॉल्यूशन है, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 2 पार्ट्स। ठीक है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट जो होता है वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है सोल्यूट। ठीक है, जो सोल्यूट होता है दैट इज द वन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट आपका शुगर होगा एंड सॉल्वेंट आपका वाटर होगा। ओके, तो देखो थ्रू आउट दिस डिस्कशन एक बात आप याद रखिए कि मैं सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूंगा ए से, और जो सोल्यूट होगा इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं बी से हमेशा। ठीक है, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो लेट अस सी कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आप इन्हीं चीजों को दिमाग में रखें। पहली जो कंसंट्रेशन टर्म आती है उसका नाम है परसेंटेज बाय मास। तो बेटा देखिए परसेंटेज बाय मास क्या होता है। अगर आपने परसेंटेज बाय मास लिखनी है बी की, मतलब कि सोल्यूट की, तो देखो परसेंटेज बाय मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेटा जहां पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, देखो सॉल्यूशन किससे बनता है आपको पता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बनता है। तो इट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ, ठीक है ना। तो पूरे सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास। तो उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जिसकी अपने परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे इनटू 100। दैट इज परसेंटेज बाय मास। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल से हम उसको स्टडी करते हैं। देखो ये जो एग्जांपल है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए इस सेंस में होगी कि अगर आपको कोई कह देता है कि 10% शुगर सॉल्यूशन बाय मास, अगर आपको कोई ये बोल देता है ना, इसका मतलब क्या होगा। पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लेते हो, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो उसके अंदर कितना आपका शुगर होगा, इट विल कैरी 10 ग्राम ऑफ शुगर।
ठीक है ना। तो 100 ग्राम सोल्यूशन जो होगा, यानी टोटल मास अगर आप 100 ग्राम लोगे सोल्यूशन का, तो उसमें 10 ग्राम शुगर होगा और बाकी क्या होगा आपका सॉल्वेंट। तो आप ये वुड से 90 ग्राम क्या होगा आपके पास सॉल्वेंट। ओके, तो ये इसका मतलब होता है स्टेटमेंट का कि 10% शुगर बाय मास का मीनिंग है ना, ये आपको लिखना आना चाहिए। तो इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे आगे, ये करने में हमें आसानी रहती है। ऑलराइट, तो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द फर्स्ट टर्म परसेंटेज बाय मास। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन इतना ज्यादा आप यूज कर चुके हो कि मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपने किसी की भी लिखनी है, चाहे आप सोल्यूट की भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सॉल्वेंट सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, ए और बी। ठीक है, ऐसी अगर आपने ए की मोल फ्रैक्शन लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अच्छा, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट हो गए, मतलब कि एक कोई और सोल्यूट भी होगा उसके अंदर, तो वो नीचे लगातार ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर तीन तीन चीजें हैं, एक सॉल्वेंट हो गया, दो सोल्यूट हो गए, तो आप नीचे क्या रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, अगर चार है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर में आता है। और मोल फ्रैक्शन के देखिए खास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ये है कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के अंदर, अगर आप उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो जैसे अगर कंपोनेंट दो हैं ए और बी, तो ए की मोल फ्रैक्शन प्लस बी की मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द सेकंड टर्म, कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब थर्ड पे आते हैं। देखिए थर्ड जो टर्म है उसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब बेटा मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सॉल्यूट पार्टिकल के प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में गिवन है तब तो फॉर्मूला ऐसे ही हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पर लीटर की बात करते हैं हम लोग। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जो वॉल्यूम लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो लीटर में नहीं होती, वो होती है मिलीलीटर के अंदर। तो अगर वो मिलीलीटर में गिवन है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अभी फॉर द टाइम बिंग आप उसको याद रखिए, है ना, इसके हम आगे न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है बेटा उसका नाम है मोलैलिटी। मोलैरिटी, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। मोलैरिटी में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर आपका, वो आप क्या करते हो, पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। लेकिन मोलैलिटी में क्या होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो मोलैलिटी की जो डेफिनेशन होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पर केजी यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली जो हमें मास गिवन होता है सॉल्वेंट का, वो केजीज में तो हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, हम तो थोड़ा थोड़ा लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जनरली मास ग्राम्स में गिवन होता है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे इसके वहां पे, तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा एंड द फॉर्मूला विल बिकम दिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 1000 से मल्टीप्लाई कब करना है। 1000 से मल्टीप्लाई तब करना है जब नीचे मास ग्राम्स में गिवन है। अगर केजी में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और वो है पीपीएम एंड पीपीवी। पीपीएम क्या होता है, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स या सॉरी मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। देखो ये जो पीपीएम है ना,
आपको मैं बताता हूँ, पीपीएम जो है ये परसेंटेज की तरह ही होता है। परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंट मतलब पर 100, और पीपीएम क्या होता है, पर मिलियन। तो अगर पर 100 निकालना तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर पर मिलियन निकालना तो आप मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 raised to power 6, सो दिस विल बिकम फॉर्मूला फॉर पीपीएम। ठीक है, सिमिलरली अब देखो पीपीपी का फॉर्मूला भी आपको खुद लिख लेना चाहिए। पीपीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीपीबी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये पर बिलियन है तो बिलियन में क्या होगा 10 raised to power 9, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to power 9। ठीक है, तो ये होता है पीपीबी। सो दीज आर द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन को भी ऐसा नहीं आएगा कि बताओ मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी कितनी। एक्चुअली क्वेश्चन जो होता है वो आता है इनकी इंटर कन्वर्जन का। कैसे, जैसे आपको परसेंटेज बाय मास दे दिया और आपसे मोलैरिटी पूछ ली, या फिर जनरली क्या होता है मोलैरिटी आपको दे देते हैं, परसेंटेज बाय मास पूछ लेते हैं। तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दीज टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो रिसेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको हम लोग अभी चेक करते हैं, कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लेट अस सी, अब अपनी असाइनमेंट खोल लीजिए। असाइनमेंट का हम कंपटीशन के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सीधा 2019 का जो पेपर है आपको सबसे आखिर में जो गिवन है आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ट्राई करते हैं। 2019 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ केआई। देखो कितना आसान है, आपको गिवन है 20% मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है केआई का, आपने बस मोलैलिटी बतानी है इसकी, है ना। तो मोलैलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो हम 20% मास बाय मास का मतलब लिख लेते हैं। देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि x% अगर आपको दे रखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आप 20% गिवन तो मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैरीज कितना केआई होगा उसके अंदर बेटा, कहने से 20 ग्राम ऑफ केआई। तो बस क्वेश्चन, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आइडिया लग गई, उसके बाद तो आपने डायरेक्टली मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखना है। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने अभी लिखा हुआ है, देखो आपके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है मोलैलिटी का फॉर्मूला ये वाला। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब बेटा सोल्यूट यहाँ पे क्या है, सोल्यूट इज केआई, और केआई का मास गिवन है। ठीक है ना, तो हम इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। और अच्छी बात है कि मॉलिक्यूलर मास भी हमें कॉम्पिटिशन में दिया होता है, तो 166, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो, ये टाइम कम लगे। तो ये तो हो गया मास ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अच्छा, अब नीचे क्या लिखना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट का मास हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें गिवन है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूट का मास वो भी गिवन है 20 ग्राम। तो कहने से सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20, राइट। तो वो कितना होगा 80 ग्राम इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर देना हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आंसर आता है। देखो 20 से ये कैंसिल आउट हो गया 4, और 100 बाय अराउंड 4, 100 बाय अराउंड ये आ जाएगा, दिस इज 5 बाय 3 15, 300 बाय 15 अप्रोक्सीमेटली, है ना। 1.5 के आसपास आपका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए। तो यस, राइट आंसर वुड बी 1.5। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे देखो बड़े बड़े इजीली जो है पूछे जा सकते हैं। 1.5 तो नहीं आएगा वैसे, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक कैलकुलेशन हमने थोड़ी गलत कर दी। ये आ जाएगा 166 इंटू 4, देखो कितना होगा 400 इंटू 400 प्लस 600, 1.35 के आसपास आंसर आना चाहिए बेटा। कैलकुलेशन है उसके बाद तो बस आपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है, तो 1.35 मोल के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन दे रखा है 2019 के अंदर। और 2019 में ये क्वेश्चन हो रहा है आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही गिवन आया हुआ है। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन देखिए आप 19 क्वेश्चन।
तो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, आप ये पेज प्लीज नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, कंसंट्रेशन टर्म्स। कर लिया बेटा क्वेश्चन नोट? ये वाला पेज नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस भी आपको ग्रुप पे डाल दिया करेंगे ताकि आपको नोट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट वेस्ट टाइम नाउ। हाँ जी, चलिए अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? तो इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है ये। तो गिवन क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज 0.8। आपको मोल फ्रैक्शन दे रखी है, तो मोलैलिटी पूछ रहा है। अरे, मोल फ्रैक्शन दे रखी है और मोलैलिटी पूछ रहा है। एक फॉर्म दे रखी है, दूसरी फॉर्म पूछ रहा है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन आपको कितनी दे रखी है? सोल्यूट की, अच्छा सॉल्वेंट की दे रखी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8। अब बेटा मोल फ्रैक्शन 0.8 का मतलब क्या है? पहले हम इसका मतलब लिख लेते हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल मोल्स, इफ टोटल मोल्स, या आई वुड से इफ Na प्लस Nb, अगर Na प्लस Nb जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, तो जो मोल फ्रैक्शन होती है जिसकी भी है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो जैसे ये A की मोल फ्रैक्शन है, तो ये A के नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे विच इज 0.8। ठीक है ना? तो अगर Na प्लस Nb 1 होता है, तो जो मोल फ्रैक्शन होती है वो जिसकी भी मोल फ्रैक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आप सोच के देखिए, Na प्लस Nb 1 है और Na 0.8 है, तो आप कहने से आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा Nb कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 0.2, है ना? और अब आपसे मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू 1000। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। सोल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स आपने निकाल लिए 0.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, सॉल्वेंट का आपको वेट, आपको मोल्स पता है कितने हैं, 0.8। और सॉल्वेंट आपको ये भी दे रखा है कि सॉल्वेंट तो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि सॉल्वेंट इज वाटर, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू वाटर, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ये मास आ जाएगा वाटर का, इंटू 1000। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 4 आ गया, 18 4 द 72, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर है वो 13.88 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास मोलैलिटी। अब देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आता ही है। ऑलराइट, इसी तरीके से बेटा, ये तो चलो हमने 2019 के देखे हैं। ऐसी एक क्वेश्चन आया था 2011 के अंदर, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें 2011 में 12th क्वेश्चन देखिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन ऑफ नॉट जेई मेंस बट जेई एडवांस्ड। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कारण क्या है कि ये देखा गया जनरली जो पुराने जेई एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो कई बार जेई मेन में पूछ लिए जाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप जेई एडवांस के क्वेश्चन भी जो एटलीस्ट सिंगल करेक्ट वाले हैं वो आप ट्राई करें। तो जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ जेई एडवांस 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या देखो, कि द डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर एमएल। तो आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, है ना? मास ऑफ यूरिया मतलब मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है आपको 120 ग्राम, ठीक है? और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, मान की मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है विच इज 1000 ग्राम वाटर। तो कहता है मोलैरिटी निकाल दो सॉल्यूशन की। बेटा मोलैरिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए अब सोल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स कितने हैं? देखो, सोल्यूट पार्टिकल का मास गिवन है 120, ये 120 है, और मॉलिक्यूलर मास है 60। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 120/60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है और सोल्यूट कितना है। तो बेटा अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास पता है तो कहने से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Na प्लस Mb, है ना, विच इज 1000 प्लस 120 विच इज
1120 ग्राम्स। ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया और आपको डेंसिटी भी पता सोल्यूशन की जो कि 1.15 है। तो कहने से आप वॉल्यूम निकाल ले सकते हो सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास बाय डेंसिटी, तो विच इज इक्वल टू 1120 अपॉन 1.1, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये 1000 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा, 1000 ml के आसपास। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा 1000 के, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, है ना, इंटू 1000 कर देंगे तो ऑलमोस्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, एंड यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो है 2 के आसपास आ जाएगा, तो जो कि आपका आंसर है सी। नहीं सी नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आंसर थोड़ा अलग आएगा एक्चुअली। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो वॉल्यूम आई थी, आप देखिए जो वॉल्यूम आई थी, वॉल्यूम 1000 से ज्यादा थी, तो मैं अगर इसको लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 1000, 100, लेट्स सपोज आपकी वॉल्यूम आई है 1100, अगर आपकी वॉल्यूम आ जाती है, तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो देखो 2 से तो कम नहीं आएगा ना आंसर आपका, तो आपका आंसर जो है 2 से कम आना चाहिए। तो ये जो आंसर है आपका अप्रोक्सीमेटली, देखो 2 से आंसर कम ऑप्शन एक ही है, वो है 1.78, तो 1.78 के आसपास आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ 1.78, अब बाकी ऑप्शन मैंने क्यों एलिमिनेट कर दिए। अच्छा वॉल्यूम 974 ग्राम लगी, 974 बेटा देखो 1120 है, इसको 1000 1.15 से आप डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम तो 1000 ml से ऊपर आनी चाहिए, नहीं। ओ यस यस, यू आर राइट, 970 के आसपास आएगी वॉल्यूम, यू आर राइट। अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर दिया, 970 के आसपास आएगी वॉल्यूम, और आपका आंसर हाँ अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आ जाएगा, यू आर राइट। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 2 के आसपास आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 2.05 जो है उसकी बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह की जो एरर्स हैं, ये माइनर एरर्स जो होती हैं कैलकुलेशन की, इसी में आपका जो है सही, सी आपका सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वरना अदरवाइज क्वेश्चन जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा इसमें, ठीक है। यस बिल्कुल सही कह रहे हो प्राण, और बिल्कुल सही आंसर है ये, सी आंसर आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया फर्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो बेटा इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। बेटा देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है हेनरीज लॉ। बेटा हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है ना, और ये सॉल्यूशन है, तो इस पे अगर आप गैस का प्रेशर अप्लाई करते हैं, कोई हाई प्रेशर गैस आप रखते हैं, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना ये प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी गैस इसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व करेगी। तो कह सकते हैं, तो हेनरी लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर जितना ज्यादा होगा, that it would be proportional to the solubility of the gas in the solution. Solubility is in mole fraction. And to remove this proportionality sign उसने कांस्टेंट दिया था जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो होता है इट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, और बहुतों बार क्वेश्चन जो है वो हेनरीज लॉ के ऊपर पूछा गया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ओके। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं वो कई बार केएच का क्वेश्चन पूछ लेते हैं हेनरीज कांस्टेंट का। आप एक बात देखिए बेटा, अगर काफी सारी गैसेस हैं, आप गैसेस का जो प्रेशर है वो सेम रखो। अगर गैसेस का प्रेशर आप सेम रखोगे तो कहने से गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो जो हेनरीज कांस्टेंट है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। मतलब कि जिसके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस जो होगी वो कम सोल्यूबल रहेगी। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने की जरूरत है। तो बात नोट करने वाली क्या है कि एट अ गिवन प्रेशर, at a given pressure, solubility of the gas is inversely proportional to the KH, ठीक है ना। KH के इनवर्सली, यानी कि KH अगर ज्यादा होगा तो solubility of gas जो होगी वो क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी।
ओके, तो अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं टॉपिक फटाफट डिस्कस कर लूं आपके साथ। अब दूसरा जो पार्ट है रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी वो है टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। और जनरली जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ओके, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो सोल्यूशन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो दिस कुड बी वन रीजन, राइट, ये जनरल रीजन है। अच्छा, थर्ड जो फैक्टर है बेटा जो सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट डालता है ना, वो फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। ये थोड़ा इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बट देखो नेचर ऑफ गैस में बस इतनी सी बात है कि जो गैसेस जो होती हैं, द गैसेस विच आर मोर कंप्रेसिबल। मोर कंप्रेसिबल गैस कौन सी होगी, जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती है। तो गैसेस विच आर मोर कंप्रेसिबल आर मोर सॉल्युबल। तो हमने देखा है जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, और वो गैसेस ये देखी गई हैं कि कंपैरेटिवली उनकी जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर या इन एनी सॉल्वेंट वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी। यू कैन कंफर्टेबली से दैट, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा होंगी और सॉल्युबिलिटी भी फिर ज्यादा होगी। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो गैसेस बेटा पानी वाटर या किसी भी सॉल्वेंट के साथ अगर वो केमिकली रिएक्ट करती है ना, वो फिर ज्यादा सोल्युबल हो जाती है। तो गैसेस व्हिच कैन केमिकली रिएक्ट विद वाटर कैन केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट, ठीक है ना, आर मोर सोल्युबल। वो गैसेस थोड़ी ज्यादा सोल्युबल हो जाती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जो गैस एसिडिक या बेसिक होती है वो पानी के अंदर बड़े आराम से ज्यादा सोल्युबल हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले अगर हम अमोनिया, तो बेटा अमोनिया जो गैस है वो वाटर में काफी ज्यादा सोल्युबल होती है। रीजन फॉर दैट इज कि अमोनिया वाटर के अंदर केमिकली रिएक्ट कर जाती है, तो इट्स सॉल्युबिलिटी इज हाई। सिमिलरली वी टॉक अबाउट CO2, तो CO2 की भी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज इट कैन केमिकली रिएक्ट विद वाटर। सिमिलरली SO2 की भी जो रिएक्शन जो है सॉल्युबिलिटी वो वाटर के अंदर ज्यादा है, बिकॉज दीज गैसेस कैन केमिकली रिएक्ट विद वाटर। तो ये बात थोड़ा आपने ध्यान में रखनी है कि दो फैक्टर हैं, एक तो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होनी चाहिए और दूसरा फैक्टर क्या है कि गैस जो है वो अगर केमिकली रिएक्ट करती है तो सॉल्युबिलिटी उसकी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगी। ओके, अब चलिए ये तो हो गया रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब जल्दी से हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, है ना, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। और काफी रिसेंट भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया, हम अभी चेक करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली उठाया क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इफ यू ओपन योर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, एक ही क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक में से, बट पूछ लिया गया लेकिन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ 2019 पेपर, हाँ जी देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। देखो हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर गिवन है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कहते फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस W X Y Z, चार गैसेस हैं आपके पास, उनका हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 0.5 2 35 एंड 40। तो कहता करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज, आपने बताना करेक्ट प्लॉट क्या होगा। बेटा आप देखिए प्लॉट आप कैसे निकाल सकते हो। कैन यू सी, अगर आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का प्लॉट बनाते हो, है ना, तो जो उसकी स्लोप है, स्लोप हमें क्या बताती है उसका, KH, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका KH की जिस गैस के KH ज्यादा होगा उसके ग्राफ की स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होगी, वो ज्यादा ऊपर को जाएगा, है ना। तो अब देखिए सबसे ज्यादा जो KH है वैल्यू वो किसकी है, Z की। तो Z की अगर KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो कैन से Z का जो ग्राफ है उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। Z के ग्राफ की स्लोप जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखेंगे Z के ग्राफ की स्लोप सबसे ज्यादा जो है
वो आपको एक तो मिलेगी ऑप्शन नंबर, देखो 3 में तो नहीं है ना, 1 और 3 तो निकाल दीजिए बिकॉज नेगेटिव स्लोप दे रखी है। तो आंसर क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 3, आपके पास 4 आएगा, ठीक है ना। और हम थोड़ा सा ऑर्डर भी देख लेते हैं स्लोप का। उसके बाद कम किसकी होगी स्लोप, y की, तो उसके बाद कम स्लोप होनी चाहिए y की, यस y की कम है, उसके बाद दोनों 2 और 4 में कम है, और उसके बाद किसकी होगी, x की और w की। तो अब देखो जो ऑप्शन नंबर 2 है, आप ऑप्शन नंबर 2 में एक ध्यान से देखें बात, कि जो w की स्लोप है वो x से ज्यादा दे रखी है। आप देखेंगे जो स्लोप है वो x से ज्यादा है, योर राइट आंसर डी है इसका, ठीक है। जबकि ग्राफ नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो w की स्लोप जो है वो x से थोड़ी कम है ना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिकली स्लोप देखकर आप लोग यहाँ पे आंसर पता लगाना था आपने कि कौन सा ग्राफ मैच करेगा। तो आप देखो सीधा हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, है ना। एक ऐसा सही क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2020 के अंदर भी पूछा गया, अभी जो अभी रिसेंट पेपर हुए हैं आपके, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है इन अ बॉक्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड along with charcoal is present, then variation of pressure with the time will be as follows। देखो कहता है एक आपके पास कंटेनर था, हाँ जी, एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर 3 गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, और आपने इसके अंदर रख दिया चारकोल। देखो चारकोल का काम क्या होता है कि गैसेस को ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो पूछ रहा कि प्रेशर का ग्राफ, प्रेशर का अगर आप टाइम के साथ ग्राफ बनाते हो तो कैसा ग्राफ बनेगा। बेटा एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि जो प्रेशर होगा वो कम होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो बाहर हो गई है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, प्रेशर या तो कांस्टेंट रह रहा है या बढ़ रहा है, तो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा अब रहती है बात 2 और 3 की। बेटा देखिए जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन भी क्या होती है, एक लेवल तक ही होती है, उसके बाद क्या होता है गैस की एब्जॉर्ब होना बंद हो जाती है, बिकॉज सरफेस एरिया पूरा कवर अप हो जाता है गैस से। तो यानी कि पहले तो प्रेशर कम होगा क्योंकि पहले तो गैस एब्जॉर्ब होंगी, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम गैस एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया पूरा फिल हो जाएगा बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो ग्राफ की वेरिएशन है इट वुड नॉट बी अ लीनियर वेरिएशन, ये सेकंड ऑप्शन नहीं आएगी। तो ये आप देखिए ग्राफ किसके साथ मैच करता है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो आप देखो इस क्वेश्चन को करने में मेरा ख्याल हार्डली हाफ मिनट लगेगा आपको, तो अगर आपको आइडिया है तो ये गैस की एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको सोलिबिलिटी ऑफ गैस से भी मैच करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये है रिगार्डिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस। और भी क्वेश्चन है सोलिबिलिटी ऑफ गैस के, लेकिन रिसेंट में बहुत कम पूछे गए हैं, पुराने ईयर्स के अंदर आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, बेटा देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, अब देखो राउल्ट्स लॉ पहली बात तो लगता कब है, हम ये देखते हैं, ओके। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर रिपीट करने को बोला, हम फटाफट एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। 2020 का क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि जो गैसेस थी एक कंटेनर के अंदर आपने रखी हुई थी और आपने चारकोल भी रख दिया। तो देखो चारकोल क्या करेगा, इन गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटा अगर चारकोल अपने ऊपर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कहने से अंदर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देखोगे तो प्रेशर कम होना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ्स देखो तो 1 और 4 ऑप्शन तो बाहर ही हो जाएंगी सीधा, क्योंकि 1 और 4 में तो या तो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है या प्रेशर बढ़ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो या तो हमेशा क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। अब प्रेशर कम कैसे होगा, देखो एक ग्राफ दे रखा है प्रेशर लीनियरली कम हो रहा है ऑप्शन 2 के अंदर, और ऑप्शन 3 के अंदर क्या दे रखा है कि ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, और एक टाइम पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो ये ग्राफ बिल्कुल सही है। रीजन फॉर दैट इज कि जो ये जो चारकोल है ये कुछ हद तक ही गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एक बार जब इसकी सरफेस फुल हो जाएगी उसके बाद गैसेस क्या होंगी, इसके ऊपर एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएंगे। तो फिर गैसेस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, इट विल नॉट डिक्रीज फर्दर। तो इसलिए जो प्रेशर होगा, इस जो प्रेशर होगा कंटेनर में वो धीरे धीरे कम होगा, है ना, इट विल नॉट बी अ सडन डिक्रीज, लीनियरली कम नहीं होगा, ऐसा कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3।
चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बेटा देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है राउट्स लॉ। अब देखो राउट्स लॉ पहली बात तो लगता कब है, हम ये देखते हैं बेटा, ये लगता है अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर में एक सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन इसमें सॉल्वेंट है ए और सोल्यूट है बी, ठीक है। तो बेटा ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को अगर आप बंद करके रख देंगे तो कहने से यहाँ पर धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। वेपर्स आपके ए के भी बनेंगे और वेपर्स आपके बी के भी बनेंगे। तो राउट्स लॉ हमें ये बताता है कि जो किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी कंपोनेंट है, उनके वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। और राउट्स लॉ में ये कहता है कि जो प्रेशर होगा ड्यू टू वेपर्स ऑफ ए, द प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ ए, इसको हम पीए लिखेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू जितना पी नोट ए है, पी नोट ए क्या होता है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है ना। यानी कि जब ए अकेला प्रेजेंट है उस टाइम पे, सॉल्यूशन के अंदर नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो ए के वेपर्स का प्रेशर है वो तो पीए है, ठीक है ना। तो पी नोट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज जितना उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राउट्स लॉ। ऐसे ही अगर हमने वी के वेपर्स का प्रेशर निकालना है इसके अंदर, तो वी के वेपर्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू एक्स, ये बी के वेपर्स का प्रेशर, ठीक है। और अगर हमें पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, देखो पूरे सॉल्यूशन के जो वेपर्स बनेंगे यहाँ पे, पूरे सॉल्यूशन में किसके वेपर्स बनेंगे, ए और बी के वेपर बनेंगे। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स, ठीक है ना। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो एक तो ये फॉर्मूला इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात इसके अंदर में जो एक जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, है ना, वो क्या पूछ लिया जाता है, देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली ये पूछा जाता है कि जो इसके अंदर ये आपके वेपर्स बन गए हैं, इन वेपर्स के अंदर मोल फ्रैक्शन कितनी है ए और बी की। देखो अभी तक तो हमें मोल फ्रैक्शन जो पता है वो एक्स ए और एक्स बी की पता है ना सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन अगर जो वेपर्स बने हैं इन वेपर्स के अंदर कोई मोल फ्रैक्शन पूछ रहे तो कितनी है। तो बेटा वेपर्स के अंदर अगर हम ए के वेपर्स के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालें, है ना, ए के वेपर्स की मोल फ्रैक्शन निकालें इन वेपर्स, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, है ना। तो वो कितनी हो जाएगी, इट वुड बी इक्वल टू जितने ए के वेपर्स का प्रेशर है अपॉन जितना टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ ए इन द वेपर स्टेट, ठीक है ना। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन, देखो ए के वेपर्स का प्रेशर कितना है, पी नोट ए एक्स, अभी आपने लिखा ये वाला, ठीक है ना। और टोटल वेपर प्रेशर कितना बेटा, इट इज पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स, जो कि आपने ये लिखा। तो आपसे कई बार ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि बताइए वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन कितना है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप बी के वेपर्स के कारण भी वेपर प्रेशर लिख सकते हो, है ना। बी के वेपर्स की जो मोल फ्रैक्शन होगी वेपर फेज में वो क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हिच कैन बी रिटन एज पी नॉट बी एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए ये जो राउट्स लॉ है, ये जो हमने वेरियस इसके डिफरेंट फॉर्म्स हमने डिस्कस किए अभी राउट्स लॉ के, है ना, इसके ऊपर बेस्ड भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा, कमिंग बैक टू द असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 2019 पेपर, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 2019 पेपर।
है, देखो 2019 का 13 क्वेश्चन। हाँ जी, बट देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, बड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसको गलत किया, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डुएबल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ जाती है बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, कहता लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो कहता है एम और एन ने एक आइडियल सोल्यूशन बनाया, इनका हमने मिक्स करके सोल्यूशन बना लिया, और जो एम और एन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, यानी कि पी नोट एम जो है ना, वो है 450, और पी नोट एन जो है वो है 700। ऑलराइट, तो एट द सेम टेम्परेचर देन करेक्ट स्टेटमेंट, आपने बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो अब देखिए आपको एक्सएम एक्सएन वाई एन आपको गिवन है ना, जो कि हमने भी वही लिया है। एक्सएम क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एक्सएन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन सॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो आपको पूछना है कि कौन सा इसमें रिलेशन आपका सही होगा, ठीक है। तो देखो कौन सा रिलेशन सही होगा, इसको भी आप डायरेक्ट एक ट्रिक से कर सकते हो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अब देखिए अगर आपने वाई ए निकालना है, अभी हमने वाई ए निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, वाई ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कहने से हम इसको लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, या वेपर सॉरी वाई एम लिख लेते हैं उसको हम ना एक्चुअली, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन वेपर फेज वुड बी इक्वल टू पी नॉट एम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एम अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, है ना, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो इससे हम लोग एक बात निकाल सकते हैं कि जो पी नॉट एम है, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वाई एम अपॉन एक्स। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ एन लिखें इन लिक्विड फेज, इन वेपर फेज, वो क्या हो जाएगा, पी नॉट एन इंटू एक्स एन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो यहां से हमारे पास पी नॉट एन की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना, वो कितनी आ जाएगी, टोटल वेपर प्रेशर इंटू वाई एन अपॉन एक्स एन, राइट। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। और हमें एक बात पता है ना, वी नो वन थिंग, चलिए थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं पहले। हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी बेटा, वी नो वन थिंग कि जो पी नोट एम है, हमें पता है कि पी नोट एन जो होता है, पी नोट एन की वैल्यू में कितनी दे रखी है 700, और पी नोट एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 450। तो हमें पता है कि पी नोट एन तो पी नोट एम से बड़ा है, तो पी नोट एन अगर पी नोट एम से बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पी नोट एन की वैल्यू कितनी आई थी, टोटल वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन लिक्विड फेज इज ग्रेटर देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन वेपर फेज अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन लिक्विड फेज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पीटी से पीटी कैंसिल हो गया ये वाला, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ सकता है, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि x ऑफ m अपॉन x ऑफ n वुड बी ग्रेटर देन y ऑफ m अपॉन y ऑफ n। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। तो देखो ये रिजल्ट कहीं मैच कर रहा है हमारे पास, यस ये मैच कर रहा है विद ऑप्शन नंबर 4। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ m एंड n एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ m एंड n इन लिक्विड फेज, इन दोनों की आपको रिलेशन निकालना था। तो देखो ये रिलेशन आपने बड़े आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इन द सिमिलर वे 2019 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वो भी राउल्ट्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 क्या गिवन है हमें, कहता है एट रूम टेम्परेचर a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water. कहता है if the vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm of mercury, the lowering of vapor pressure will be okay. तो देखो यहाँ पे लोअरिंग पूछ रहा कितना होगा, लोअरिंग मतलब कि वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया, हम अभी डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई होप आपने ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ 2019 जो पेपर है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ पेपर 2019, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखो हमें क्या गिवन है कि द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, हाँ जी, क्या क्या डिसॉल्व किया आपने, 0.6 ग्राम आपने यूरिया डिसॉल्व किया, तो यानी कि सल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है सल्यूट के वो है 0.6 ग्राम, ये तो मास है, अपॉन मोलिकुलर मास हो गया 60, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यूरिया के, तो विच वुड बी इक्वल टू 0.01, ठीक है। अच्छा, और वाटर कितना लिया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम ऐसा करते हैं सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं विच इज वाटर, तो वो गिवन है 360 ग्राम्स अपॉन 18 कर देते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 20 मोल्स है। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35, तो आपने कहता कि अगर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का जो है वो 35 था, तो बताना कि वेपर प्रेशर कम कितने से हो जाएगा अगर आप यूरिया डालोगे। अच्छा अब देखो, बट हमने पढ़ा था कि जो राउल्ट्स लॉ होता है वो ये होता है PS इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। अच्छा अब देखिए कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल। देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पहले तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब ये है कि वो सोल्यूट का कभी भी वेपर्स नहीं बनते, तो अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, P नॉट भी जीरो हो जाएगा, तो P नॉट भी जीरो हो गया तो PV भी जीरो हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको सोल्यूट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कभी ना गिवन हो, तो आप बड़े इजीली उसको सेफली अज्यूम कर सकते हो कि वो जो सोल्यूट है वो क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी नॉन वोलेटाइल, ओके। तो जैसे हमें यूरिया का देखा था, हमें ये नहीं गिवन था कि यूरिया जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो आप सेफली ये अज्यूम कर सकते हो कि जो यूरिया है इट इज अ नॉन वोलेटाइल, ठीक है बेटा। तो P नॉट भी कितना हो गया आपका जीरो, तो अगर P नॉट भी जीरो हो जाएगा तो देखिए आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, है ना। अब यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो क्या रह जाएगा, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया तो जीरो है, तो दैट वुड बी इक्वल टू P नॉट A XA, और P नॉट A कितना है आपका 35, वाटर का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 35 दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बेटा वाटर की, 20/20 प्लस 0.01 टोटल मोल फ्रैक्शन, सो दिस इज PA, है ना। ये आपका क्या पी है, तो लेकिन आपसे पीए नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा कि वेपर प्रेशर कम कितने से हुआ, तो बेटा वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया, ओरिजिनल P नॉट A था, और अब कितना हो गया पीए, तो कम कितने से हो गया देखिए, तो दिस बिकम 35 माइनस 35 इंटू 20 अपॉन 20.0, तो उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 20.01, है ना, इंटू 35 कॉमन आ गया, तो दिस बिकम 0.01, so this is 35 upon 2001, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आपके पास आएगी दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.017 mm, तो यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो आपका 0.017 mm ऑफ मर्करी से कम हो गया पहले से, देखो इतना इतना प्योर था, अब कितना रह गया पीए जो आपने निकाला अभी, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वही आपसे पूछा गया था, एंड दैट इज 0.017 mm, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए राउल्ट्स लॉ के ऊपर इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं रिसेंट पास्ट के अंदर ही। ऐसी अगर आप जो 2020 है, 2020 का पेपर खोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप इसका, 2020 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देयर आर टू बीकर, बीकर 1, एक बीकर 1 है बेटा, है ना, और कहता है बीकर 1 के अंदर क्या कि एक प्योर सॉल्वेंट है, देयर इज अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और एक और बीकर है बीकर 2, और बीकर 2 के अंदर क्या है कि इसके अंदर भी सॉल्वेंट है, लेकिन इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डिसॉल्व है, तो इसमें
एक सोल्यूशन गिवन है आपको, राइट। और कहता है इसको अपने दोनों को उठा के एक बंद जगह पे रख दिया, तो आपने बताना है कि व्हाट वुड हैपन इन द बीकर्स, कि किसी का मास बढ़ेगा या किसी का मास कम होगा, वो हमने बताना है, ठीक है। अब आप देखिए, देखो बीकर वन के अंदर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। देखो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पी नोट है, ठीक है। और अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डालोगे आप, तो कैसे जो मोल फ्रैक्शन होगी इसकी, वो 1 से कम होना स्टार्ट हो जाएगी और वेपर प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा, ये वाला जो सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है देन प्योर सॉल्वेंट। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट का, तो कहने से यहाँ पे ज्यादा वेपर बनेंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर वेपर क्या होंगे, कम बनेंगे। तो अगर आप दोनों को आपने एक साथ रखा हुआ है, तो कहने से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ के जो वेपर्स है वो यहाँ पर आकर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो वेपर प्रेशर कम रखना है आपने, और यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा रखना है, तो यहाँ से वेपर ज्यादा निकला करेंगे और यहाँ पे आके क्या होते रहेंगे, होते रहा करेंगे कंडेंस। तो जिसके कारण आप कह सकते हो कि क्या होगा, कि जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का मास धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मास धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो यानी कि यहाँ पे वेपर ज्यादा बन रहे हैं और यहाँ पर वेपर कंपैरेटिवली कम बन रहे हैं। ओके, तो इसलिए अगर हम इसका सोल्यूशन, इसका आंसर देखेंगे, तो इसका आंसर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बीकर विल डिक्रीज, यस सॉल्वेंट बीकर की वॉल्यूम डिक्रीज करेगी एज वी डिस्कस्ड, एंड सॉल्यूशन बीकर विल इंक्रीज, और सॉल्यूशन के जो बीकर की वॉल्यूम है वो क्या करना शुरू कर जाएगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। तो सीधा 1 ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो वेपर ज्यादा बनाएगा, तो उसके मास में रिडक्शन ज्यादा आएगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम है ना, वो वेपर कम बनाएगा, तो उसके मास में रिडक्शन कंपैरेटिवली कम आएगा, तो उसका मास आप कह सकते हो वो क्या हो गया, बढ़ गया, बिकॉज वेपर वहां पे आगे कंडेंस भी करेंगे। Is it clear? So this is about Raoult's law, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा हम जल्दी से इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए आइडियल सॉल्यूशन पहली बात तो क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है। राउल्ट्स लॉ फॉलो होने का मतलब ये है कि इनके अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ ए होगा, इट वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए एग्जैक्टली इनटू एक्स, ये एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब कि राउल्ट्स लॉ आपका एग्जैक्टली लगेगा। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि उनका राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो राउल्ट्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि पी नॉट ए जो है, पी ए जो है, वो पी नॉट ए एक्स के इक्वल यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा होता है, राउल्ट्स लॉ लगता है और राउल्ट्स लॉ नहीं लगता है, तो इससे सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता लगता है वो ये लगता है कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, और जो सोल्यूट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि जितनी इंटरेक्शन ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, और जितनी इंटरेक्शन सोल्यूट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, वो आपस में थोड़ी बहुत इक्वल होगी, और अप्रोक्सीमेटली जब आप इनको डिसॉल्व कर दोगे तो न्यू इंटरेक्शंस बनेंगी ए और बी की, और वो उसके भी बराबर, ठीक है। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ए इंटरेक्शंस हैं वो बी बी इंटरेक्शन के कभी भी बराबर नहीं होती, और जिसके कारण ना ही वो बराबर होती है ए और बी के इंटरेक्शंस। तो जब आप इनका सॉल्यूशन बना दोगे तो आपकी जो इंटरेक्शंस बनेंगी वो या तो इन दोनों की इंटरेक्शन से ज्यादा बन जाएंगी, या फिर उनके बीच में जो इंटरेक्शन होंगी इन दोनों की इंटरेक्शन से कम रह जाएगी, ठीक है। दैट डिपेंड अपॉन
सोल्यूशन टू सोल्यूशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है बेटा, थर्ड डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है? थर्ड डिफरेंस आता है डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन। बेटा डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो मिक्स करने पे क्या होगा, या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो वो जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। और जो डेल्टा एच है आइडियल सोल्यूशन का, वो हमेशा जीरो होता है। मतलब कि जब आप इन दोनों को डिसॉल्व करते हो तो ना तो कोई एनर्जी रिलीज होती है और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है वो जीरो के बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे, मतलब कि वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम चेंज है ना, वो आइडियल केस में भी क्या होती है, जीरो होती है। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। ठीक है। व्हेन यू ऐड ए एंड बी, मतलब जितना आपने ए डाला, लेट्स सपोज आपने ए डाला 10 ml और बी डाला आपने 20 ml, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 30 ml का ही बनेगा अगर वो आइडियल होगा। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपके होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर आप 10 ml और 20 ml डालोगे तो जरूरी नहीं है कि 30 ml का सॉल्यूशन बनेगा। कई बार सॉल्यूशन की वॉल्यूम जितना आप डालते हो दोनों को, उसके कंपैरेटिवली कम रह जाती है, यानी कि 29 ml ही रह जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपने 10 डाला, 20 डाला और वॉल्यूम होगी 31 ml। सो यहाँ पर डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो जीरो के बराबर है, वॉल्यूम चेंज यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होता। तो ये कुछ आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस होते हैं। ठीक है। अब हम आगे नॉन आइडियल को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आप पहले इसको नोट कर लीजिए और मैं इतने बोर्ड को क्लियर करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में क्या है, डिफरेंसेस है ना। तो जनरली जो नेचर में सॉल्यूशन मिलते हैं आपको वो सारे होते हैं नॉन आइडियल। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना कैशियर स्टेट के अंदर कि एक होती है आइडियल गैसेस, एक होते हैं रियल गैसेस। नेचर में हमें क्या मिलती है, हमेशा रियल गैसेस। सिमिलरली सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। और नेचर में हमें कौन से मिलते हैं, सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कोई भी सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम नहीं करता। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेटा वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो वो सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और एक वो सॉल्यूशन होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जल्दी से हम कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं। देखो पॉजिटिव का मतलब है हर चीज ज्यादा हो। तो अगर आप, जैसा हमने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो पी नोट ए एक्स के बराबर नहीं होता नॉन आइडियल में। तो क्या होगा, जो पी ए होगा वो पी नोट ए एक्स से ज्यादा होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। जबकि नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो कम रह जाता है देन जितना आइडियली होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस देखो, सेकंड डिफरेंस है इंटरेक्शंस का। तो वो पॉजिटिव डेविएशन वालों में क्या होता है कि जो ए इंटरेक्शंस होती हैं शुरू में और जो बीबी इंटरेक्शन होती है शुरू में, वो दोनों ज्यादा होती हैं देन ए बी इंटरेक्शन। मतलब जो बाद में इंटरेक्शन बनती हैं, अगर आप सॉल्यूशन बना लोगे तो जो इंटरेक्शन बनेगी वो वीकर बनेगी देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, जो शुरू में इंटरेक्शन है। ठीक है ना। जबकि नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या होता है कि जो इंटरेक्शंस होती हैं आपकी शुरू में, है ना, वो वीकर रह जाती हैं देन जब आप इनका सॉल्यूशन बनाते हो। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शंस बनती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बेटा हमने क्या पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं बेटा उसमें डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन जीरो होता है। और नेगेटिव डेविएशन वालों का जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है वो लेस देन जीरो। अच्छा वॉल्यूम चेंज की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन वालों में जो वॉल्यूम चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, और नेगेटिव वालों के अंदर जो वॉल्यूम चेंज है वो लेस देन जीरो। ठीक है। वॉल्यूम चेंज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 10 ml एक डाला, 20 ml एक डाला, तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बनेगी वो ज्यादा बन जाएगी, 31 ml बन जाएगी, है ना अप्रोक्सीमेटली।
सिमिलरली लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा कि अगर मैं 10 ml डाला 20 ml डाला तो हो सकता है जो वॉल्यूम है वो कम रह जाए, 28 ml या 29 ml रह जाए, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा वी लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? देखो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि अगर आप वाटर के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल, लेट्स सपोज वाटर में आपने डाल दिया इथेनॉल, तो बेटा इथेनॉल देखो क्या करेगा, आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लेकिन वो वीक बनाता है, तो यानी कि जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो बाद में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बनेंगी वो वीक बनेगी, तो इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आ सकता है। और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे किसी एसिड को आप वाटर में डालते हो, जैसे H2SO4 को वाटर में डालते हो, आप पढ़ते हो ना कि H2SO4 को जब वाटर में डालते हैं तो बड़ी हीट निकलती है ना? हीट निकलने का मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो एक नेगेटिव डेविएशन का परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है। सो दीज आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और बेटा इसके ऊपर भी बेस देखिए क्वेश्चन अभी रिसेंट, वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इन चीजों के ऊपर, लेकिन अभी अभी 2020 का जो पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है इसका। 2020 पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जल्दी से, जो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है। ज्यादा पुराने पेपर हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ट्रेंड में वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, आपके असाइनमेंट में गिवन है आपको, आप असाइनमेंट खोल लीजिए। तो देखो असाइनमेंट में क्या गिवन है, कहते हैं वेपर प्रेशर प्योर CS2, ये P नॉट ऑफ CS2 आपको गिवन है 512 है, और कहता वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन, ये भी गिवन आपको कितना 312 है। ओके, तो ये दोनों का वेपर प्रेशर में गिवन है, और कहता कि अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो नया जो वेपर प्रेशर बनता है हमारे पास वो बनता है 600, मतलब कि इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा बनता है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा डेविएशन का एग्जांपल हो गया, कहने से ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, ये कौन सी डेविएशन का एग्जांपल हो गया कि वेपर प्रेशर जो है वो दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा आ गया, तो मतलब कि ये तो पॉजिटिव डेविएशन आ गई है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, कहता है AA और BB इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर होती है AB इंटरेक्शन से, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगी। अच्छा, सेकंड डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, वो तो है ही है क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये। थर्ड, द इट फॉर्म एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, यस डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 होगा इसका। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर एडिंग 100 ml ऑफ ईच द नेट वॉल्यूम इज लेस देन 200 ml। तो फिर ये बात गलत होती है, क्योंकि अगर आप दोनों के 100 ml डालोगे तो आप देख लो वॉल्यूम जो होती है वो तो बढ़ जाती है, तो वॉल्यूम 100 डालोगे तो 200 ml से ज्यादा होनी चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है, लेस देन 200, यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सी हो जाएगी सही इसकी, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो डायरेक्ट आप कह सकते हो डेफिनेशन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा। इज इट ओके? ठीक है, तो ये तो हो गया देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर। इवन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर भी तो हमने जितना आपको कंपटीशन में चाहिए उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट जो तुम्हारा टॉपिक है उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब बेटा देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है। देयर आर टोटल आई वुड से देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको मैं लिखूंगा RLVP, बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखा जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये होता क्या है, इट इज बेसिकली होता है P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू
x into xb, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो सोल्यूट पार्टिकल्स की मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग का मतलब क्या हुआ, देखो P नॉट ए क्या होगा, जो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा, और पी ए क्या होगा सॉल्यूशन में। तो P नॉट ए माइनस पी ए क्या होगा, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दिस इज लोडिंग इन वेपर, कि वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया, किसके विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू। तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू आपका वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसका नाम है हमारा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और तो बॉइलिंग पॉइंट का इसका ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैरिटी। ठीक है, जहां पर बेटा जो केबी होता है, केबी को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो जनरली इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती है। इसी तरीके से जो थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट, डेल्टा टी। मतलब फ्यूजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आप सॉलिड पार्टिकल डालोगे तो कम हो जाता है, डिप्रेस कर जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, जहाँ पे के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, और लास्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ी काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू सीआरटी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेंपरेचर। ओके, तो बेटा देखिए ये है आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना, और इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का देखो डायरेक्टली तो ऐसे कभी क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इनमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसके अंदर एक चीज है जिसको हम बोलते हैं वेंटो फैक्टर। थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है ना, थोड़ा इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे, तो लेट अस डिस्कस दैट। तो देखो वेंटो फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, है ना। अब जो आपका सोल्यूट होता है बेटा, सोल्यूट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो देयर आर टू काइंड ऑफ सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूट होते हैं जिनको जो वाटर में डालते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ना तो वो डिसोशिएट करते हैं, नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोशिएट, ना ही वो एसोशिएट करेंगे, मतलब कि ना ही वो जुड़ेंगे और ना ही वो टूटेंगे। तो बेटा इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इनके लिए आई की जो वैल्यू होती है बेटा वो फिक्स होती है, वो होती है 1। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका जो सोल्यूट है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, जो कि डिसोशिएट करेगा या फिर एसोशिएट करेगा। ठीक है ना, तो जो डिसोशिएट या एसोशिएट करता है, इन केसेस के अंदर क्या होता है, फिर आपका आई जो होता है वो 1 के बराबर नहीं रहता। तो फिर आई कितना हो जाता है, चलो जल्दी से हम देखते हैं आई कितना हो जाता है। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा या तो वो डिसोशिएट करेगा, है ना, या फिर वो क्या करेगा, एसोशिएट। यानी कि या तो मॉलिक्यूल टूटेंगे, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है, जो टूटने का एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है वो टूट गया है, एन पार्टिकल्स के अंदर टूट गया। तो बेटा इस केस में इसका जो आई होगा, आई इट्स आई वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये होता है आई। ठीक है, जहां पर क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूँ बेटा। n क्या होता है, n होता है वो कि एक मॉलिक्यूल जो सोल्यूट का वो कितने मॉलिक्यूल्स में टूटा है, उसको हम बोलते हैं। और जो अल्फा है बेटा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट किए, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, सिमिलरली जब ये एसोशिएट करता है, एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया,
कि लेट्स सपोज आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं और वो एसोसिएट करके बना लिया उन्होंने एक मॉलिक्यूल। तो अगर n मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन होती है मॉलिक्यूल्स की, तो आपके आई की जो वैल्यू होती है वो बन जाती है 1 + 1/n-1 इंटू, ठीक है। जहां पर जो n है, n क्या होता है कि कितने पार्टिकल्स उसके एसोसिएट किए हैं, जिन्होंने मिलकर एक पार्टिकल बनाया है, और अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो ये आई की जो वैल्यूज है वो ये बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहाँ से अब हम कुछ और रिजल्ट निकालते हैं। अब आपको एसोसिएशन डिसोसिएशन का पता लग गया। तो देखिए, अब अगर हम एक नंबर लाइन बनाए, ठीक है, तो नंबर लाइन, ये आई की नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन ऑफ आई। तो अगर आपका आई की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, 1 का मतलब तो क्या हो गया कि वहां पर वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर आई की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाए, मतलब इस रीजन में आना स्टार्ट हो, तो आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कर रहा होगा डिसोसिएशन। तो जब भी डिसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर इस एरिया में लाई कर रहा है आई की वैल्यू उनकी 1 से छोटी आ रही है आई की वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो रही होगी एसोसिएशन। तो आई की वैल्यू यदि 1 से कम आ रही है तो एसोसिएशन, 1 से ज्यादा आ रही है तो डिसोसिएशन, और अगर 1 आ रही है तो उस केस में क्या होगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कि ना तो एसोसिएशन होगी और ना ही डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये होता है वेंटो फैक्टर। और अच्छा, अभी वेंटो फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे, ये कैलकुलेशंस में कैसे आता है बेटा, वेंटो फैक्टर जो है ये हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला के अंदर ही हमें दिखता है। और कहाँ पे दिखता है बेटा, वो दिखता है हमें इन फॉर्मूलाज के अंदर, आई इंटू एक्स बी, आई इंटू के बी एम, आई इंटू के एफ एम एंड आई इंटू सी आर। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज आप पढ़ते हैं उसके अंदर आई जो होता है वो इस तरह से लगता है, ठीक है। अब आपको कि पहले तो नहीं लगाया था, अब क्यों लगा दिया, देखो पहले क्या होता था, जनरली क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे सोल्यूट पार्टिकल, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें दिखती नहीं थी आई की वैल्यू। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट निकला, तो फिर आपको आई को इस फॉर्मूला के अंदर, आई की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर आपको पुट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द राइट आंसर। तो यानी कि बेसिकली आई हमेशा प्रेजेंट है, वो उसको सोल्यूट पे डिपेंड करता है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो आई की वैल्यू है वो आपको पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। बेटा इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेंटो फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो एक तो अल्फा का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल लो, आई माइनस 1 upon n माइनस 1 ऐसे निकल जाएगा, है ना। या फिर वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बाय डेफिनेशन इट इज अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मैं आप ऐसे एक काम करता हूँ, साइड पे लिखता हूँ, अभी बताता हूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ। हाँ जी, यस। तो अल्फा की वैल्यू बेटा क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, ये कितने मोल डिसोशिएट किए, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो यानी कि कितने मोल आपने लिए थे, तो कितने मोल्स लिए थे और इसमें से कितने मोल डिसोशिएट करके, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। तो वो अल्फा होता है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा और आइडिया देगा कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। तो लेट अस ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज 2019 पेपर का, यानी कि अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है 2019, इसका हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो 2019 पेपर क्वेश्चन नंबर 20, इसको ट्राई, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड
by dissolving 0.6 gram of urea and 1.8 gram of glucose in 100 ml of water. The osmotic pressure of the solution is. तो आपको osmotic pressure निकालना है. अब देखिए osmotic pressure का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर. ठीक है, अब देखिए अगर आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है ना, तो आप यहाँ पे सेफली अज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि जो आई की वैल्यू है वो उसको कंसीडर नहीं करना चाहता, तो यानी कि इनके लिए जो आई है वो आप क्या ले सकते हो बड़े आराम से, आप सेफली अज्यूम कर सकते हो क्योंकि इन्होंने ना तो सॉलिड पार्टिकल्स की एसोसिएशन और ना ही डिसोसिएशन के बारे में बात की. और मैं आपको वैसे ही बता दूं कि जो यूरिया होता है, यूरिया ग्लूकोज जो होते हैं ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, तो इनके लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा याद रखनी है. तो चलिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई इज इक्वल्स टू सी आर. ठीक है, चलिए अब कंसंट्रेशन पुट करते हैं. देखो कंसंट्रेशन किसमें पुट करनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. ठीक है, कंसंट्रेशन हम पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. ठीक है, ये तो होगी कंसंट्रेशन. आर तो होता है गैस कांस्टेंट एंड टी होता है टेंपरेचर. तो हम वैल्यू पुट करेंगे. अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल, अब सॉलिड पार्टिकल भी एक नहीं है, वो भी दो हैं, एक तो यूरिया एक ग्लूकोज है, तो दोनों के मोल्स हम ऐड करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.6 by 60. ओके बेटा, कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया, फॉर्मूला? तो फॉर्मूला तो बेटा पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है ना. अब देखो सी सर वो तो ठीक है पर सीआरटी ना, हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो सर. जो सीआरटी के नीचे जो एनबी बाय वो वाला नहीं मेरे को समझ में आया, वो आरटी 1000 कैसे मल्टीप्लाई हुआ. बेटा जो सी होता है ना, कंसंट्रेशन होती है, ये मोलैरिटी की टर्म में होती है. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. यस सर. है ना, तो कंसंट्रेशन हमने मोलैरिटी की टर्म में पुट करते हैं हम लोग. ये ओके सर, ठीक है ना, इनटू आर. ओके सर. तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं. सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. एक तो यूरिया है, यूरिया कितने ग्राम है, 0.6 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.6 by 60 बिकॉज मॉलिक्यूलर मास 60 है यूरिया का, प्लस और कौन सा सॉल्यूट है, ग्लूकोज, जो कि कितने ग्राम है, 1.8 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 ग्राम. तो ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड पार्टिकल्स के. अच्छा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूशन बन गया आपका, 100 ml, 100 into 1000. तो ये तो वैल्यू पुट होगी NB अपॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू. अब R, बेटा R कितना होता है, R की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट 0.082. ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है वो आपको गिवन है 27 व्हिच इज 300. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा देता हूँ कि जो 0.0821 होता है ना, ये वाली वैल्यू जो होती है R की, आप कंपटीशन में ना ये 0.0821 को कैलकुलेशन के लिए आप इसको 1/12 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1/12 जो होता है वो 0.0821 ही होता है. ठीक है ना, तो मैं 0.0821 को मैं 1/12 भी पुट कर सकता हूँ. इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो सकती है. ठीक है, कैसे आसान होगी देखिए. अब जैसे देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गई और 12 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. कैसे, 12 to the 24 एंड 12 5 का 60, तो 25 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. वरना क्या होता है, आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती. तो 0.0821 का कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखिए, इट इज इक्वल टू 1/12. आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 0.6 by 60 होता है 1/100 एंड दिस इज अगेन 1/100 है ना, इनटू 25 इनटू 10. ये आ गई हमारे पास, जो बन गया आपके पास 2/100 इंटू 25 इंटू 10. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 2 वैल्यूज कट गई, हमारा आंसर कितना आ गया, 50/10 यानी कि 5. तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया आपके पास, 5 एटमॉस्फेयर. तो जिसकी नियरेस्ट वैल्यू आपको दिख रही है 4.92, है ना. तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर. तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, सिमिलरली हम एक क्वेश्चन आई का भी अभी डिस्कस करेंगे. बेटा आई का 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15.
तो लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. बेटा कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4, यानी Kb की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी Kf, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ना ये, तो Kf की आपको वैल्यू दे रखी है 4, राइट. एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको दे रखा है, डेल्टा Tf भी आपको गिवन है. कितना गिवन है? 0. नहीं, डेल्टा Tf आपसे पूछा गया और आपको मोलैलिटी गिवन है ना. मोलैलिटी कितनी गिवन है आपको सॉल्यूशन की? 0.03 मोल पर केजी. तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए K2SO4 का सॉल्यूशन है तो उसका डेल्टा Tf कितना होगा, ये आपसे पूछा गया. ठीक है ना. सॉल्यूशन इज ऑफ K2SO4 और आपको अजम्पशन लेने को क्या बोला कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि K2SO4 की कंप्लीट डिसोसिएशन होगी. तो बेटा K2SO4 की जो कंप्लीट डिसोसिएशन होगी तो K2SO4 क्या बनाएगा, कितने पार्टिकल में डिसोशिएट होगा? कैंसर 2K प्लस आयन और 1 सल्फेट है, इस फॉर्म में डिसोशिएट होगा. तो कैंसर K2SO4 का एक मॉलिक्यूल ने मिलकर कितने मॉलिक्यूल बना दिए हमारे लिए? 3. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. तो डेल्टा Tf का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू KF इंटू n. तो अब पहले हमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे डिसोसिएशन हुई है तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा. और क्योंकि बच्चे उसने हमें बोला गया कि आपने मान लेना कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है तो अल्फा तो 1 हो जाएगा. 1 प्लस n कितना हमने निकाला है? 3. तो 3 माइनस 1 इंटू अल्फा. तो ये आ जाएगी वैल्यू, I की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3. तो ये वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे. आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू KF. KF कितना दे रखा है आपको? 4. और मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 0.03. बेटा इसको आपने सॉल्व करना है. 9 4 36, 0.36. ठीक है, 0.36 केल्विन आपका डेल्टा Tf आ जाएगा. तो आपका सही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4. तो अब देखेंगे कि जनरली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, उनके फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लगते हैं. ठीक है ना. बस आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है और मोस्टली जो I की वैल्यू है वो कैसे पुट करनी है वो आपको आनी चाहिए. इज इट क्लियर? अच्छा, अब ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं. चलिए I के लिए हमारे पास 2-4 मिनट है. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 जो जस्ट उसके ऊपर है ना, वो भी I के ऊपर ही बेस्ड है. तो लेट अस सी वो क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 2019 पेपर. देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज. तो कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है XY का वो कहता है 4 टाइम्स है देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ये हमें बताया उसने. ठीक है, कहता है assume complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY in solutions. आपने बताना है कि अगर हम ये मान लें कि XY भी पूरा डिसोशिएट कर गया और बेरियम क्लोराइड भी पूरा डिसोशिएट किया है तो आपने बताना है कि जो XY का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू CRT है ना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स. लेट्स सपोज इसका I है I डैश इंटू कंसंट्रेशन है C डैश. ROT तो सेम नहीं होगा, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर तो सेम टेम्परेचर भी हो रहा है सब कुछ. तो कहने से टेम्परेचर R और T तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, है ना. तो चलिए I की वैल्यू पुट करते हैं पहले. तो अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है कि पूरा डिसोशिएट कर गया, यानी कि इसका अल्फा 1 है. तो बेटा अगर इसका अल्फा 1 है और ये 2 पार्टिकल में डिसोशिएट करेगा बिकॉज XY है, तो मैंने डिसोशिएट इट विल गिव 1x एंड 1y. तो n कितना हो जाएगा इसका 2. तो आप कैलकुलेट करोगे तो I आ जाएगा इसका 2 और कंसंट्रेशन हमने पता करनी है तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स. हाँ जी, I डैश कितना, बेरियम क्लोराइड का I कितना होगा? बेटा देखो बेरियम इसकी भी कंप्लीट डिसोसिएशन है, ये अल्फा इसका 1 है और बेरियम क्लोराइड को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो ये कितने पार्टिकल में डिसोशिएट करेगा? कहने से 3, एक बेरियम और 2 क्लोराइड है. तो इसका जब आप I कैलकुलेट करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी इसकी 3, है ना. और उसकी कंसंट्रेशन में कितनी गिवन है? 0.0. तो आप निकाल लीजिए XY की कंसंट्रेशन, आपकी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 0.01 बाई 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 0.06. तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁻², ऑप्शन 2. तो वो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन.
है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, सारे उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट ट्राई करनी है एट योर होम, ठीक है। और जो भी इसके डाउट होंगे, दैट दोस डाउट्स वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स हम डाउट डिस्कस कर लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी कर लेंगे और इवन लिक्विड सॉल्यूशन के भी कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास आपकी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आपकी इस मंडे को है। देखो मंडे तक आप ये काम कर लीजिए। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल। Thank you, sir. ओके बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। बेटा मोल कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो असाइनमेंट तैयार है वो मोल कॉन्सेप्ट की तैयार नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको देखकर बताऊंगा, हम अगला चैप्टर आपको असाइनमेंट अपना पहुंच जाएगी कल तक, ठीक है ना। तो अभी मैं कमिट नहीं कर सकता, आई विल ट्राई के मोल कॉन्सेप्ट की हम बना दें, ठीक है। और बेटा ये जो नोट्स है मैं आपको ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा। नहीं बेटा, एजियोट्रोप का जो टॉपिक है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस पर अभी तक तो देखो 19, 20, इवन 16, 17 में भी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इतना भी खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो। इवन आपके 2020 के अंदर भी वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रादर 19 भी पेपर देखेंगे उसमें भी नहीं है, 18 में भी नहीं है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत कम चांस है कि इसमें से क्वेश्चन कभी आएगा, ठीक है। चलिए, ये जो जितना भी हमने लिखा है वो आपको मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूँ, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल।